जय हिंद प्यारे बच्चों। आप शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद भी होंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2। चलिए आज हम इस वीडियो में हम समझेंगे पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, उसके बाद समझेंगे आवर्तनांक क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि पदार्थ और आवर्तनांक कहने मतलब यह है कि किन पदार्थ में कितना आवर्तनांक होता है। ये चीज़ें याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको पदार्थ का नाम दे दिया जाएगा, पदार्थ का नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें कितना आवर्तनांक होता है। ठीक है, तो याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो पहला नंबर प्यारे बच्चों हम जानेंगे पार्श्विक विस्थापन के बारे में हम समझेंगे। चलिए समझते हैं पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है समझिएगा, इसका परिभाषा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, कई साल ये प्रश्न पूछा गया है कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, और चलिए हम समझते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपतित किरण, देखिए डायग्राम के माध्यम से समझिए, यहाँ पे भी डायग्राम बनाया हुआ है, हम भी डायग्राम आपके सामने डायग्राम बना देते। देखिए कहने का मतलब यह है कि आपतित किरण, ये किरण क्या है, आपतित किरण आ रही है, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। देखिए बोर्ड पर तो हर एक चीज छाप दिया जाता है, बोर्ड पर हर एक चीजें आपको छपा हुआ मिल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है आपको समझाना। जो आपको समझा दे वही तो मास्टर है। सारा चीज छपा हुआ है बोर्ड पे और समझा ही ना पाए तो क्या वो मास्टर किस काम का है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समझिए हर एक चीज आपको लिखा हुआ तो मिल जाएगा, लेकिन समझाना मेन उद्देश्य मेरा होता है। समझिएगा आपतित किरण, ये कौन सा किरण होगा, आपतित किरण, और उसके बाद क्या होगा, निर्गत किरण। क्या कौन सा होगा, तो निर्गत किरण। ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा निर्गत किरण। कौन सा किरण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निर्गत किरण, निर्गत किरण। ठीक है, समझिएगा आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो कोण होता है, इसका जो बीच का जो ये अथी होता है, देखिए पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यह इसके आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है उसी को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन समझ आ गया। कहने का मतलब यह है कि आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो लंबवत दूरी है, बीच के जो ये लंबवत दूरी है, इसी को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। सीधा सा जो है परिभाषा है, परिभाषा याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में हर एक साल ये परिभाषा पूछी जाता है और अब की बार हो सके पूछ दे, क्योंकि अगली बार इस बार जो है 2022 वाला में जो है नहीं पूछा था। ठीक है, तो हो सके 2023 में जो अब की बार एग्जाम हुआ था नहीं पूछा था, हो सके 2024 वाला में जो 2025 वाला बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझिएगा। तो समझिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो ये दूरी है उसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के भी परिभाषा पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं समझा देते हैं, समझिए बढ़िया से। किसी माध्यम का वर्तनांक, किसी माध्यम का वर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के ही अनुपात को क्या कहते हैं, तो अपवर्तनांक कहते हैं। सीधा सा जो है इसका फॉर्मूला परिभाषा है, परिभाषा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए समझ, सीधा सा याद रखिएगा। अगर परिभाषा आपसे पूछे तो बोल दीजिएगा, उसको क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा कि किसी माध्यम में शून्य में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का वर्तनांक, किसी माध्यम का वर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, तो अपवर्तनांक कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया फिर समझिए। हम देखिए मेरा कितना भी वीडियो आप देख लीजिए, कम से कम जो है बहुत सारा वीडियो हो चुका है, तो आप किसी भी वीडियो में देखिएगा तो हम एक बार नहीं कई बार समझाते हैं। इसलिए समझाते हैं जब तक आपको समझ ना आ जाए, या कि जब तक आपको वीडियो देखते हुए समझ ना आ जाए। ये नहीं कि एक वीडियो को 10 बार देखना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझिए, समझने का प्रयास करिए। तो अगर आपसे पूछा आपसे अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि अपवर्तनांक का परिभाषा दीजिए, तो अपवर्तनांक का परिभाषा क्या बोलिएगा किसी माध्यम में किसी माध्यम का वर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, तो अपवर्तनांक कहा जाता है।
चलिए अब आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है पदार्थ और अपवर्तनांक। किस पदार्थ में कितना अपवर्तनांक होता है, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। और जितना बोर्ड पर आपको दिया हुआ है सारा जो है याद आपको नहीं रखना है, बशर्ते 2 से 3 को आपको याद रखना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बन ही जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को याद रखना जरूरी होता है। पहला नंबर आपका है पदार्थ और अपवर्तनांक। तो पहला नंबर आपका वायु। वायु का होता है 1.003 होता है, 1.003 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वायु में अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.003 होता है, 1.003 होता है। पानी का जो अपवर्तनांक होता है, वो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है, 1.33 होता है। वायु का होता है 1.003 होता है, पानी का होता है 1.33 होता है। उसके बाद केरोसिन का होता है 1.44 होता है, 1.44 होता है। एल्कोहल का कितना होता है, 1.36 होता है, 1.36 होता है। किसका होता है, तो एल्कोहल का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद तारपीन का होता है 1.47, तारपीन का होता है 1.47 होता है। उसके बाद फ्लिंट कांच का होता है 1.53 से लेकर 1.96 तक होता है, 1.53 से लेकर 1.96 तक होता है। उसके बाद नीलम का होता है 1.77 होता है। उसके बाद हीरा का होता है 2.42 होता है, 2.42 होता है। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड का होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का होता है 1.63 होता है, 1.63 होता है। उसके बाद बेंजीन का होता है 1.50। उसके बाद पिघला क्वार्ट्ज का होता है, पिघला क्वार्ट्ज का होता है 1.46 होता है। उसके बाद बर्फ का होता है 1.31, बर्फ का 1.31। उसके बाद काउंट कांच का होता है 1.48 से लेकर 1.61 तक होता है। मनिका का होता है 1.71, मनिका का होता है 1.71। उसके बाद सेंधा नमक का होता है 1.54। उसके बाद कनाडा ब्लॉसम का होता है 1.53। किसका होता है, याद रखिए, कनाडा ब्लॉसम का 1.53। अब आपका सवाल ये होगा कि भैया इतना हमको याद रखना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, इतना आपको याद नहीं करना है। ज़्यादा होशियार आप हो, ज़्यादा ब्रिलियंट आप हो तो आप याद कर लीजिए, लेकिन इतना आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। पूछा वही जाता है जो कि आपको इम्पोर्टेंट इसमें होगा। कचरा समझिए, आपके कचरा हुआ चीज़ों को जो है डस्टबिन में फेंक दीजिए, है ना। जो बेहतर चीज़ हो उसी को जो है कम से कम एग्जाम, देखिए कहने का मतलब यह है कि पढ़िए उसी चीज़ को जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, पूछने का संभावना हो। ना तो हम जानते हैं, ना तो आपको पता है कि कौन सा प्रश्न आएगा, लेकिन एक अनुमानित प्रश्न होता है कि ये चीज़ आ सकता है, संभावित प्रश्न होता है। तो उसी को पढ़िए जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सके। ठीक है, चलिए। और ज़्यादा होशियार बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाला ये नहीं देखता कि आप कितना होशियार हो। बोर्ड एग्जाम वाले ये देखता है कि आपके कॉपी में कितना लिखा हुआ है ना। आपके अंदर कितना काबिलियत है ये नहीं देखता है, आप कितना कॉपी में लिखे हो ये देखा जाता है। आप पढ़ने में बहुत तेज हो और जो है आप कुछ लिखे, आप जो है लिख ही नहीं पाए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ के ही चले आए हैं, तो आपके अंदर की क्या काबिलियत है। आपका जो है तेज होना बेकार हो जाता है, उस समय आपका तेज होना बेकार हो जाता है, क्योंकि आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने का प्रयास किया है। ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइए, हर एक जगह ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना जो है थोड़ा सा गलत हो जाता है ना। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस वहीं दिखाइए जहाँ पे दिखाना हो। ठीक है, हर एक जगह दिखाने का प्रयास ना करें, खास करके पढ़ाई में, है ना। पढ़ाई का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं है। देखिए वायु में अपवर्तनांक कितना होता है, देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है वो याद रखिएगा, बता देते हैं। जिसमें हम टिक लगा दें वही आपका इंपॉर्टेंट होता है। वायु में 1.003 होता है, इसको याद रख लीजिएगा। वायु में 1.003 होता है, इसको याद रखिएगा। पानी का याद रखिएगा, पानी का होता है 1.33 होता है, पानी का 1.33 होता है। वायु का 1.003 होता है, पानी का 1.33 होता है। केरोसिन का याद रखिएगा 1.44 होता है, केरोसिन का 1.44 होता है। एल्कोहल का याद रखिएगा, एल्कोहल का 1.36 होता है, एल्कोहल का 1.36 होता है। उसके बाद तारपीन का याद रखिएगा 1.46 होता है, 1.46 होता है। तारपीन का 1.46 होता है। उसके बाद हीरा का याद रखिएगा, ये दोनों को याद नहीं रखिएगा, ये दोनों
ये दोनों को याद उतना नहीं रखिएगा, इसको याद रखिए। हीरा का सबसे इंपॉर्टेंट आपका हीरा ही है। हीरा का याद रखिएगा 2.42 होता है, 2.42 होता है। इसके ऊपर नोमरिकल भी बनता है प्यारे बच्चों। नोमरिकल अभी हम नहीं कराएंगे, बाद में करवाएंगे, याद रखिएगा। तो वायु में 1.003 होता है, पानी में 1.33 होता है, किरोसिन में 1.44 होता है, एल्कोहल में 1.36 होता है, और आपका तारपीन में होता है 1.47 होता है, और हीरा में होता है 2.42 होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, सॉरी इसको याद नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड याद नहीं रखिएगा। उसके बाद बेंजीन का याद रखिएगा, बेंजीन में होता है 1.50 होता है, 1.50 होता है। बेंजीन में कितना होता है 1.50 होता है। बेंजीन में कितना होता है 1.50 होता है। उसके बाद बर्फ का याद रखिएगा, बर्फ का होता है 1.31 होता है, बर्फ का 1.31 होता है। उसके बाद सेंधा नमक का याद रखिएगा, सेंधा नमक का होता है 1.54 होता है। बस आप इतना याद रख लीजिएगा, इतना आपके लिए सफिशियंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका है, आगे दिमाग दीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके आपके, अगर आप जो है वीडियो देख, सिर्फ वीडियो मत देखिए, कॉपी भी निकाल के रखिए और पेन भी हाथ में रखिए। चलिए लिखिएगा, थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं कैसा चल रहा है। चलिए ठीक है, चल रहा है, ठीक है। चलिए, हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। याद रखिएगा, हीरा का जो अपवर्तनांक है, देख लीजिए, हीरा का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक अपवर्तनांक है, इसलिए कहे तो हीरा का बहुत, हीरा का याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, झलक मारिए, है ना, एक बार झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा तू आजा। देखिए एक बार झलक दिखला दीजिए, इसमें कहीं भी देखिए 2.42 आपको दिख रहा है, 2.42 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और क्योंकि जंगल में एक ही शेर होता है ना, सावा शेर, है ना, एक ही शेर हो सकता है। तो हीरा का होता है 2.42 होता है, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसी का होता है तो वह हीरा का होता है। याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। उसके बाद नोट करके लिखिएगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। सही बात है, जिसमें अपवर्तनांक कम होगा, जिस पदार्थ में अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा। जिसे देख लीजिए, आप ही दिमाग लगा दिए, आप ही दिमाग लगाइएगा। चलिए आपको लगवाते हैं दिमाग, अभी हम आपको दिमाग लगवा देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आपको हम यहाँ पे समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए जैसे देखिए, हम यहाँ पे पानी लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं पानी, एक लेते हैं पानी, उसके बाद एक पानी ले लिए और एक ले लिया हीरा, एक पानी ले लिए हैं और एक हीरा ले लिए हैं। ठीक है, समझिएगा, पानी लिए हैं और हीरा लिए। पानी में अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.33 होता है, और हीरा का तो 2.42 होता है, 2.42 होता है। ठीक है, चलिए पहले बच्चों, अब आप बताइए कि किसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा। आप बताइएगा कि किसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा। चलिए बताइए, ये ए है, ये बी है, किसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए कितना किसका होगा। तो याद रखिएगा, अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा, जिसमें प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होगा, प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होगा तो पानी में होगा। क्यों पानी में होगा? क्योंकि पानी का अपवर्तनांक क्या है, कम है, और हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा है। अगर हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल उसमें कम होगी, है ना, प्रकाश की चाल कम प्रवेश करेगी। लेकिन पानी में जो है प्रकाश की चाल बहुत ही तीव्र गति से प्रवेश करेगी, क्योंकि उसका अपवर्तनांक बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आ गया होगा। उसके बाद आते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में समझेंगे। आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में समझेंगे कि आपेक्षिक अपवर्तनांक का परिभाषा पूछा जाता है। याद रखिएगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। कहने मतलब यह है कि दो आपका माध्यम दिया रहेगा। सुनिए फिर से, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहेंगे? आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहेंगे तो दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। कहने मतलब यह है कि दो आपको माध्यम दिया रहेगा, दो माध्यम दिया रहेगा और उसके सापेक्ष आपको अपवर्तनांक निकालना होगा। जैसे 2 के सापेक्ष 1 के सापेक्ष 1 के अपवर्तनांक कितना होगा तो n2/n1, n2/n1 यानी 2 के सापेक्ष n1 का अपवर्तनांक, 2 के सापेक्ष n1 का अपवर्तनांक। याद रखिएगा, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, है ना। तो 2 यानी कहने मतलब यह है कि 2 के सापेक्ष n1 का अपवर्तनांक, n1 का अपवर्तनांक। तो प्यारे बच्चों, आशा नहीं
पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ भी आया होगा। अगर समझ आया है तो फिर जो है इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब आप जरूर जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहिए जय बिहार।